हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लेके आए हैं पोषक तत्व की जो सेकंड क्लास है उसके बारे में बात करते हैं। अपना जो पहले वाली क्लास है उसमें पोषक तत्व है वो कहाँ तक कंप्लीट हो गए थे। जो प्राथमिक और द्वितीय पोषक तत्व है वो कंप्लीट हो गए थे। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है लघु पोषक तत्व है, जिसको माइक्रो बोलते हैं, उसको लघु पोषक तत्व है, माइक्रो न्यूट्रेंट। ये कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। तो उसको आप ट्रिक को है वो याद कर लेना, तो सारे पोषक तत्व इजीली याद हो जाएंगे। वो है जिको मन बक्कल मोफिनी। जिकोमन बक्कल मोफिनी, जिकोमन बक्कल मोफिनी। जिको जेडन को कॉपर एमएन बोरॉन सीएल एमओ एफई और निकी। इस प्रकार है वो अपने है वो माइक्रो न्यूट्रेंट है जिनकी मात्रा है वो 1 ppm से कम चाहिए होती है पौधों की वृद्धि के लिए। तो इस प्रकार है वो याद करने की जो ट्रिक है, तो आपको इस ट्रिक को है वो इस प्रकार है वो याद करना है आपको लघु पोषक तत्व। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं गतिशीलता के आधार पर या पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो गतिशीलता के आधार पर है वो वर्गीकरण है वो इस प्रकार है। यह है पौधों में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण। देखो, गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण है कि पौधे में कौन सा जो पोषक तत्व है वो ज्यादा गति करता है और कौन सा पोषक तत्व जो कम गतिशील है या कम गति करता है। तो इस प्रकार है, यदि अपन पौधों की बात करें, पौधों में ये दो प्रकार है, मर्दा में गतिशील और पौधों में गतिशील। तो पौधों की बात करते हैं पहले अपन। तो इसमें है वो है गतिशील या तीव्र गतिशील भी बोल सकते हैं उसको। तीव्र गतिशील मतलब हाईली मोबाइल। वो कौन कौन से हैं? वो है एन पी के एम जी एमओ। ये इस प्रकार है जो पौधों में गतिशील पोषक तत्व है। और इनको भी याद करने का तरीका है ना, इनको भी याद करने की ट्रिक है। वो है ना पीके मांगो मोबाइल, ना पीके मांगो मोबाइल, एन पी के एम जी एमओ। इस प्रकार आप याद करने की जो ट्रिक है, ना पीके मांगो मोबाइल, तो ये इजीली याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा बर्डन की कोई टेंशन नहीं है, आपको बस एक ट्रिक याद करनी है, उसके हिसाब से आपको पोषक तत्व पूरे जो याद हो जाएंगे। ये है तीव्र गतिशील। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है मध्यम गतिशील। मध्यम गतिशील मॉडरेट जो मोबाइल है वो कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं अपन। तो ये है जेड जिंक। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं गतिशील, मतलब नॉर्मली गतिशील या कम गतिशील बोल सकते हैं उसको, कम गतिशील लेस मोबाइल। उसमें कौन कौन से हैं उसकी भी एक ट्रिक है। ये तो याद हो गया होगा, जेड एन है तो इसको तो ज्यादा कुछ याद करने की ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो कम गतिशील है उनकी बात करते हैं अपन। तो उसमें कौन कौन से हैं वो इस प्रकार है। ये इस प्रकार के जो पोषक तत्व है जो कम गतिशील है, अब इनको भी याद करने की ट्रिक है। वो कौन कौन सी है? जैसे मन से फेंकू कल, मन से फेंकू कल।
अब इसमें कौन कौन से, जैसे एमएन है, सल्फर है और एफी है, कॉपर है और क्लोरीन। तो इस प्रकार है वो आपको पोषक तत्व याद हो जाएंगे। बहुत ही इजी है, बहुत बढ़िया ट्रिक के अकॉर्डिंग ये पोषक तत्व है जो सेट किए हुए हैं, और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद कर लोगे तो आपके कंपटीशन एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अब उसके बाद में है बात करते हैं अपन अगतिशील या स्थिर भी बोल सकते हैं उनको, है ना, इमोबाइल भी बोलते हैं उनको, वो है कैल्शियम और बोरोन। इसको याद करने की ट्रिक है कब, ठीक है। तो इस प्रकार कैल्शियम का ये है और इसका बोरोन का ये, तो इस प्रकार है वो गतिशीलता के, पौधों में गतिशीलता के आधार पर है वो वर्गीकरण हो गया। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं मृदा में। अब मृदा की बात करते हैं। देखो मृदा में जो पोषक तत्व है गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, लेकिन मृदा के जो ज्यादातर है वो पूछते नहीं है, केवल एक या दो पोषक तत्व हैं जो अगतिशील है उनको ही पूछा जाता है, और इसके अलावा है ज्यादा फोकस देने की, उनको ज्यादा रखने की या ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे रटना शब्द है अपने डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि ये ट्रिक है, इससे आप याद कर लोगे तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब मृदा में बात करते हैं, तो मृदा में जो मुख्य है वो है अगतिशील, गतिशील या स्थिर भी बोल सकते हैं उसको। इमोबाइल कौन कौन से हैं, वो है जो फॉस्फोरस है और फॉस्फोरस है और इसके अलावा जेडन है। अब इसमें से क्वेश्चन आता है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा, इसमें क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा में अगतिशील है और पौधे में गतिशील है। तो वो कौन सा है, हाईली गतिशील है, तो वो कौन सा है, फॉस्फोरस। यदि अपन कई बार अपन यूज करते हैं डीएपी वगैरह का, तो डीएपी में फॉस्फोरस होती है, तो डीएपी में जब अपन डालते हैं तो मृदा में ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है, और डीएपी के कॉन्टेक्ट में यदि जड़ का कोई भी पार्ट आता है तो वो डिजोल्व होकर के और जो पौधे में गतिशील हो जाता है। तो इस प्रकार है, एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे में गतिशील है, मतलब तीव्र गतिशील है, और मृदा में अगतिशील है। और कई बार इसे भी आ सकता है कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा में अगतिशील है और जो पौधे में है वो मध्यम या मध्यम गतिशील है। तो इस प्रकार है आपको ये गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण है। अब इनका ही आपको डायग्राम के रूप में जो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं उनके बारे में बताते हैं अपन। तो इस प्रकार ये है, ये आपको अपन कोई डायग्राम बनाते हैं किसी भी प्लांट का, नॉर्मली है ये, और इसमें क्या है कि जैसे लक्षण की बात करते हैं अपन, तो आपको इसमें से कौन कौन से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। इसमें से है टॉपिक है वो आपके पौधे की गतिशीलता वाला कंप्लीट हो जाएगा, और इसके अलावा आपका टॉपिक है वो पौधे के जो पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण है वो भी इजीली है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे है आपको दिमाग में ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है आपका यदि डायग्राम है वो आपके माइंड में सेट है तो आपके श्योर है कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और इसके अलावा है वो आपके जो पोषक तत्व की कमी के लक्षण है वो इजीली आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और उसको पहचान करके और उसका आंसर भी आप सही दे पाओगे। तो इस प्रकार ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में अपन क्या है कि पोषक तत्वों को डालते हैं कि कौन सा पोषक तत्व कैसे किस प्रकार है। यदि अपन बात करते हैं पत्तियों की, तो पौधे में जो पत्तियों की बात करते हैं तो ये तो है नीचे वाली पत्तियां जो सभी को पता है, नीचे या पुरानी पत्तियां भी बोल सकते हैं, ठीक है, नीचे वाली या पुरानी पत्तियां, ठीक है। तो ये तो इस प्रकार है, ये है जो मध्यम, और ये है जो है नई पत्ती, नई या ऊपरी पत्तियां। तो इस प्रकार ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा ये है वो है कलिका। अब इसमें क्या है कि ये तो सभी को पता होगा। अब इसमें ये पोषक तत्व है किस प्रकार से ऐड करें, वो ये है कि देखो पौधे में है गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो इसमें तीव्र गतिशील कौन सा है, एनपीके, एमजी और एमओ, ना पीके मांगो मोबाइल। तो इस प्रकार है
तो ये क्या होंगे कि इनके जो पोषक तत्व है वो तीव्र गतिशील है, तो इसके लक्षण है वो कौन सी पत्तियों पे दिखाई देंगे। तो आप एक बार है वो ध्यान देना इस पे कौन सी पत्तियों पे दिखाई देंगे, तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि एन, पी और के या एम जी, एमओ, ये क्या है कि ये पोषक तत्व है, ये प्लांट की जो जड़ें हैं इनके कांटेक्ट में आए। अब पहले तो हो सकता है कि ये इसमें ज्यादा गतिशील नहीं होते हैं मृदा में, और इसके अलावा प्लांट के कांटेक्ट में आते ही गतिशील होते हैं। तो ये क्या है कि ये गतिशील होने के कारण से ये जड़ के कांटेक्ट में आते ही ये जल्दी से क्या कहां चले जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे। अब ऊपर की ओर ये पोषक तत्व तो चले गए, मान लो कि अपने जो मृदा में है वो नाइट्रोजन की है वो क्वांटिटी है वो सब ये एक लिमिटेड मात्रा में ही है, तो वो क्वांटिटी है वो ऊपरी जो भाग है उसको तो मिल गई। अब इसकी कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देंगे, नीचे वाले भाग पे दिखाई देंगे, क्योंकि वो पूरे प्लांट को अवेलेबल नहीं हुई, मृदा में इतना था नहीं, तो इसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, नीचे वाली पत्तियों पे, एन, पी, के, एम जी और एम। तो इस प्रकार है वो गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण भी समझ में आ जाएगा, और इस प्रकार है पौधे की जो कमी के लक्षण है वो भी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि आपको ये समझना है, रटना नहीं है कि इनके लक्षण नीचे वाली पत्तियों पर ही क्यों दिखाई देते हैं। नीचे वाली पत्तियों पर इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये क्या है, तीव्र गतिशील है, इसलिए है पोषक तत्व है वो ऊपर की ओर गति करके और ऊपर चले जाते हैं, और उनकी जो फिर बाद में मृदा में कमी हो जाती है तो उनके लक्षण नीचे वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अपन यदि मध्यम गतिशील की, तो मध्यम गतिशील है वो ऊपर की ओर गति करता है और ऊपर के पार्ट में सफिशिएंट हो जाता है, तो यहाँ इसके लक्षण है वो दिखाई देते हैं जेड एन की, है ना, जो मध्यम भाग है या मध्यम पत्तियां हैं उनमें। अब उसके बाद में कम गतिशील की बात करते हैं अपन, जो है मन से फेंकू कल, या ऐसे ही बोल सकते हैं नई मन से फेंकू कल, मतलब कोई भी नई चीज है उसको कल मन से फेंकूंगा, है ना, जो रट रटा के नहीं फेंकूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि नई मन से फेंकू कल। तो अपन यदि नई पत्तियों की बात करते हैं तो नई पत्तियों में है वो लक्षण किसके दिखाई देते हैं, एम एन, एस, एफ ई पर और क्लोरीन। तो ये इस प्रकार यही क्यों दिखाई देते हैं इसके लक्षण, कमी के लक्षण, क्योंकि ये क्या है, कम गतिशील है। कम गतिशील करेगा तो ये गति कहां तक करेगा, ये यहीं तक ही, मतलब धीरे धीरे गति करेगा, धीरे धीरे गति करेगा, तो पौधे के जो ये क्वांटिटी है, ये पार्ट है, इसमें आसानी से ये उपलब्ध हो जाएगा। अब इसकी कमी के लक्षण कहां दिखाई देंगे, नए वाले भाग पे, क्योंकि इतनी क्वांटिटी मृदा में है नहीं, इतने पोषक तत्व ये मृदा में है नहीं, तो ये गति करके और नीचे वाले पार्ट में जा पाएंगे और ऊपर वाले पार्ट में इसकी कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो इस प्रकार है वो आपको कमी के लक्षण के जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि कौन से पार्ट में दिखाई देते हैं, तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद में है अगतिशील। यदि अपन अगतिशील जो कैल्शियम और बोरोन है कब है इसकी बात करते हैं, तो जैसे मान लो कि ये है कैल्शियम और बोरोन यहाँ पे है और ये अगतिशील है, तो ये गति करके और बहुत ही स्लोली गति करके और ये मान लो इस पार्ट में ही ये पहुंच पाएंगे या फिर कुछ पार्ट में ही पहुंच पाएंगे। तो मेनली है जो ये पार्ट है कलिका वाला, तो इस पे कैल्शियम और बोरोन के या कब के जो लक्षण है वो इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो आपको है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो डायग्राम और जो गतिशीलता के आधार पर जो वर्गीकरण बताया गया है इसमें से श्योर है 100% एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो आपको जो कमी के लक्षण है कौन सी पत्तियों पे कौन से पौधे के भाग पे दिखाई देते हैं तो वो आपको इजीली याद हो जाएंगे और गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण भी आपको इजीली याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को आप है वो दिमाग में रखना और ये डायग्राम बना करके और आप है इसको और भी समझ सकते हो। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और आप कमेंट डाल सकते हो ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो सके। तो इस प्रकार है वो गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण हो गया और कमी के लक्षण भी इसके साथ साथ हो गए कि कौन से भाग पे दिखाई देते हैं। अब बात आती है कि कमी के लक्षण है वो कौन से भाग पे दिखाई देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गई, लेकिन कमी के लक्षण है वो कौन से सिम्टम्स आते हैं, मतलब किस प्रकार है पत्तियों का रंग हो जाता है या पत्तियों में किस प्रकार की कोई दिक्कत उत्पन्न होती है जिससे ये पता चले कि जो इस पोषक तत्व की इस पौधे में या इस फसल में कमी है। तो सर्वप्रथम अपने को जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है ये तो पता चल ही गया है कि कौन से भाग में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो कौन से भाग में इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं इससे यह पता चलता है कि
हो सकता है कि इन पोषक तत्वों की कमी हो। अब उनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो ये लक्षण दिखाता है, तो उनकी भी अपन बात करते हैं। तो उससे पहले अपन जो बात कर रहे हैं, तो उससे पहले अपन बात करते हैं कि ये पोषक तत्व है, इनको जो मिलते कहां से ये पोषक तत्व को देखो। ये क्या होता है कि जो खनिजों का अपघटन होता है या मृदा का जो अपघटन होता है, अपक्षय होता है, उसके कारण से बहुत सारे खनिज होते हैं मृदा में, तो उनका धीरे धीरे अपघटित होकर के और जो जड़ों को जो जड़ें हैं वो पोषक तत्व है उन अपघटित भाग से या उस भाग से जो पानी में डिजोल्व के रूप में वो लेती रहती है। तो इस प्रकार है कौन कौन से पोषक तत्व है जिनको किस प्रकार या कौन कौन सी जो चट्टानें हैं या कौन कौन से भाग है वहां से मिलता है। तो एक बार इनकी चर्चा करते हैं अपन या इनकी बात करते हैं। पहला है जैसे मान लो कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, ये कहां से मिलती है, ये पौधों को मिलती है कार्बनिक पदार्थ। अब ये कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं अपन। तो ये कार्बनिक पदार्थ क्या होता है कि जो भी पदार्थ है जो अपन यूज करते हैं या जो भी कूड़ा करकट है या फिर कोई भी फसल का अवशेष है वो अपघटित होकर के और वो कई जो बैक्टीरिया है उनसे अपघटित, तो कई सूक्ष्म जीव है उनसे अपघटित होकर के और नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस है वो कहां से प्राप्त होता है, वो है एपेटाइट। एपेटाइट वो एक प्रकार की क्या है, जो चट्टानों का ही एक प्रकार की जो रूप है, तो उसपे उसी से अपने को फास्फोरस है वो पौधों को उपलब्ध होता है। ऐसा नहीं है कि अपन जो डीएपी डालते हैं केवल वो ही मिलता है, उसके अलावा मृदा से पोषक तत्व मिलते हैं। अब उसके बाद में तीसरा है वो है पोटास या पोटेशियम की बात कर सकते हैं अपन। पोटास या पोटेशियम एक ही चीज है। अब ये किससे मिलता है, ये मिलता है फेल्सपार, फेल्सपार या माइका। ये एक प्रकार के क्या है, फेल्सपार और माइका है। ये जो चट्टानों के ही रूप है, जो प्राइमरी जो रॉक्स है, जो प्राथमिक जो चट्टाने हैं उनके जो औषधि अगण्य चट्टान, इस प्रकार की जो चट्टाने उनके ही भाग है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम की। कैल्शियम मैग्नीशियम, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये किससे मिलता है, तो ये मिलता है डोलोमाइट। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, तो बात करते हैं बोरोन की। ये मिलता है टूरमेलाइन। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं एमओ की, मोलिब्डेनम की, तो ये मिलता है ओलिवाइन। तो इस प्रकार ये जो चट्टानों के पार्ट है इनसे ये मिलते हैं। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, मान लो कि जो Fe है उसकी, तो इसमें है पायराइट और इस प्रकार है जो पोषक तत्व है वो अलग अलग चट्टानों से मिलते हैं। तो आपको बस इनका ये ध्यान रखना कि कौन से भाग से है वो कौन सा पोषक तत्व मिलता है। तो अब अपन बात करेंगे जो प्राथमिक पोषक तत्व है, जो प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट है उनकी बात करते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व तो आपको पता ही होगा है भाई, प्राथमिक पोषक तत्व तो आपको पता ही होगा कि किसका भाग है, ये दृढ़ पोषक तत्व है या मेजर पोषक तत्वों का भाग है। दृढ़ पोषक तत्व क्या है, जो पौधों को 1 ppm से ज्यादा आवश्यकता होती है जिन पोषक तत्वों की, उनको क्या बोलते हैं अपन, दृढ़ पोषक तत्व बोलते हैं। और दृढ़ पोषक तत्व में दो भाग थे, कौन कौन से, प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राथमिक थे उनमें कौन से थे, एनपीके, और सेकेंडरी में कौन से, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। तो अपन पहले जो स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, तो अपन पहले बात करते हैं जो प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि अपन बात करते हैं कि जो 90% पार्ट है, 96% पार्ट है वो किसका बना होता है, CH और O का बना होता है। उसमें रिमेनिंग पार्ट है वो नियर अबाउट है, वो 3 से 4% है, वो नाइट्रोजन का बना होता है। अब उसके बाद में है 1 से 2% पार्ट है वो दूसरे जितने भी न्यूट्रिएंट है उनसे बने रहते हैं। तो इसका मतलब नाइट्रोजन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रोजन है वो मिलता कहां से
भाई नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? कार्बनिक पदार्थों से, जो आपको पहले भी बताया अभी, है ना। कार्बनिक पदार्थों के अवशेषों से नाइट्रोजन पौधों को प्राप्त होता है। अब ये है कि नाइट्रोजन है वो पौधे है वो किस रूप में लेते हैं। कहने का मतलब ये आयनिक जो रूप है इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये जैसे जैसे पोषक तत्व चलते रहेंगे वैसे ही आयनिक रूप है ये भी साथ साथ में बताते रहेंगे आपको। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है या एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो दो फॉर्म में पौधों को उपलब्ध होता है। यह क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो ऋणात्मक और धनात्मक रूप में पौधों को उपलब्ध होता है, तो वो कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन है वो किस रूप में उपलब्ध होता है पौधों को? एक तो होता है NO3- और एक और होता है NH4+। इन दोनों रूप में है वो उपयोगी है या उपलब्ध होता है, उपलब्ध होता है। तो ये है नाइट्रोजन और किस रूप में उपलब्ध होता है? NO3- के रूप में और NH4 के रूप में। यदि साधारणतः ऐसा पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो सर्वाधिक है, या वह कौन सा पोषक तत्व है या नाइट्रोजन में कौन सा जो आयनिक फॉर्म है जो सर्वाधिक जो पौधों है या सर्वाधिक पौधे हैं उनका यूज करते हैं, तो वो है नाइट्रेट, है ना, NO3-। या ये इनमें से कौन कौन से हैं? जैसे मान लो कि जो अमोनिया के रूप में कौन कौन से लेते हैं, जैसे धान है ना, गन्ना है और आलू है। तो ये केवल ये फसलें होती है जो नाइट्रोजन को किस रूप में लेती है? अमोनिया के रूप में लेती है, NH4+ के रूप में लेती है। तो ये देख लो कि धनात्मक, ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आयन है वो कौन किस में उपस्थित रहते हैं, या पौधे किस इन दोनों के रूप में कौन किस पोषक तत्व को लेते हैं, तो नाइट्रोजन है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है कि जो धान है और गन्ना है और आलू है ये नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? NH4 के रूप में लेते हैं। और जितने भी जो पौधे होते हैं, जो सभी पौधे होते हैं, वो जो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? NO3- के रूप में लेते हैं। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये दोनों फॉर्म कंप्लीट हो गए भाई। जो कार्बनिक पदार्थ है उससे नाइट्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन है NO3 है और NH4 है इसके रूप में उपलब्ध होता है। अब अपन बात करते हैं नाइट्रोजन के कार्य, है ना भाई, क्या क्या कार्य है, क्या क्या काम करता है नाइट्रोजन पौधे में, तो इसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद में कमी के लक्षण की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन के क्या क्या कार्य हैं तो उसके बारे में अपन पहले चर्चा करते हैं, या अपन बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्या काम आता है पौधे में। नाइट्रोजन हमेशा ध्यान रखना, यदि पौधे में वानस्पतिक वृद्धि करानी हो, वेजिटेटिव यदि ग्रोथ करानी होती है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा क्वांटिटी देने पे उस पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है। तो क्या होता है? वानस्पतिक वृद्धि हेतु उपयोगी, है ना, या वृद्धि को बढ़ा देता है ना, दोनों चीजें। अब उसके बाद में क्या काम आता है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन आपने जब यदि अपन हरित लव की बात करते हैं, क्लोरोफिल की बात करते हैं, तो क्लोरोफिल में एक रिंग बनी होती है जिसको बोलते हैं पोरफायरिंग रिंग। ये क्या होता है? जैसे मान लो कि क्लोरोफिल है, इसमें क्या होता है? यहाँ पे मैग्नीशियम होता है, ठीक है, और इसके जो चारों तरफ है ये नाइट्रोजन जो क्षार है इनसे जो ये मैग्नीशियम है ये जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन कहाँ काम आ रहे हैं? कहाँ काम आ रहे हैं? हरित लवक के निर्माण में सहायक है। तो किसमें सहायक है? हरित लवक, क्लोरोफिल हरित लवक के निर्माण में सहायक, ठीक है, एक यहाँ काम आ गया। अब उसके बाद में वो नाइट्रोजन कहाँ काम आता है? देखो आपने नाम सुना होगा प्रोटीन। प्रोटीन है वो किससे बनते हैं? प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल से बनते हैं, और अमीनो अम्ल किससे बनते हैं? पेप्टाइड जो बॉन्ड्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, उनसे बनते हैं। तो उन बॉन्ड्स में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, और उसके कारण से ही जो बाद में अमीनो अम्ल बनते हैं। तो ये किस किस में काम आता है? अमीनो अम्ल, प्रोटीन के निर्माण में सहायक। और इसके अलावा क्या होता है? वो नाइट्रोजन कहाँ काम आती है? इसके अलावा नाइट्रोजन क्या करती है? वनस्पति वृद्धि, या जैसे चारे वाली फसलों के लिए उपयोगी,
नाइट्रोजन है वो इसके नाइट्रोजन के कार्य है, और नाइट्रोजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पौधे का, है बहुत मतलब ज्यादा रोल है पौधे में जो बनता है उसका बहुत ज्यादा रोल है वो नाइट्रोजन का होता है। तो आपको बस इंपॉर्टेंट चीज है वनस्पति वृद्धि के लिए जो उपयोगी है निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है, हरित लवण के निर्माण में कौन सा सहायक है, अमीनोबल और प्रोटीन के निर्माण में कौन सा सहायक है। तो इस प्रकार है वो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है। ये तो हो गए नाइट्रोजन के कार्य, है ना। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, देखो इसमें एक और फैक्टर है, जैसे यदि चारे वाले फसलों के लिए उपयोगी क्या होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ करानी होती है, वनस्पति वृद्धि। तो वनस्पति वृद्धि कराते हैं तो अपने को क्या चाहिए, चारा चाहिए। लेकिन इससे एक ड्रॉबैक और होता है, इससे एक कमी और होती है। होता क्या है कि यदि चारे की तो वृद्धि हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि जो दाना है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है, वो ग्रोथ कर लेता है लेकिन जो दाना है वो नहीं बन पाता है या बहुत ही कम क्वांटिटी में बन पाता है। तो इस प्रकार इसका जो ड्रॉबैक भी है। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन कमी के लक्षण, है ना। कमी के लक्षण, कमी के लक्षण की बात करते हैं तो आपको पहले भी यहाँ डायग्राम जो था उसमें बताया गया था, है ना, कि जो तीव्र गतिशील है वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं, एनपीके, एमजीएमओ, है ना, ना पीके, मांगो मोबाइल। तो उसमें कौन सी पत्तियों पे अपने को दिखाया गया था, पुरानी पत्तियां, या अपन बोल सकते हैं उसको नीचे वाली पत्तियां। तो नीचे वाली पत्तियों पर उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला तो ये हो गया नीचे या पुरानी वाली पत्तियों पर लक्षणों का दिखना। तो इस प्रकार है नीचे वाली पत्तियों पर लक्षण दिखाई देंगे, है ना। आपको बताया था कि जो एनपीके, एमजीएमओ के हैं उसके लक्षण कौन सी पत्तियों पे दिखाई देंगे, नीचे वाले पे। तो आपको अपने आप याद हो गया कि सबसे पहले है नाइट्रोजन की यदि कमी है तो सबसे पहले लक्षण किस पे दिखाई देंगे, नीचे वाली पत्तियों पर। अब उसके बाद में और क्या हो सकता है, उसके बाद में होता क्या है कि जैसे अपनी पत्ती है, इस लीव्स पे क्या होगा, इस पे क्या होता है कि जो एक टिप वाला पार्ट है ना, इस पे बर्निंग होना चालू हो जाएगी। मतलब ये जो बाहरी भाग है इस पे क्या हो जाएगा कि ये जो जलना चालू हो जाएगा, और इस पे क्या हो जाएगा, पीलापन आ जाएगा, पीलापन यहाँ शो होगा। तो ये प्रकार ये है कि धीरे 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 पीलापन होते होते ऐसे ऐसे वी आकार में पीलापन होता रहेगा, मतलब वी आकार में इसका पीलापन होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाली पत्तियां, पुरानी पत्तियों पर इसके लक्षण दिखते हैं। तो होता है क्या है कि जो किनारों पे या नीचे वाली पत्तियों पर जैसे वी आकार का पीलापन, वी आकार का पीलापन दिखाई देता है। तो ये वी आकार का जो पीलापन है वो किस पे दिखाई देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आईसीआर में ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि वी आकार का पीलापन है कौन से पोषक तत्व की कमी से दिखाई देता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है नीचे वाली पत्तियों पे, या ऐसे पूछा जा सकता है पुरानी पत्तियों पर है वो जो लक्षण दिखाई देते हैं वो निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है, या वी आकार का जो पीलापन है वो दिखाई देता है नीचे वाली पत्तियों पर, तो वो कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण है। तो अपने को ध्यान रखना है वो नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी के लक्षण है। तो इस प्रकार है वो आपकी कमी के लक्षण है, वो मुख्यतः ये है। इसके अलावा क्या होती है कि जो तना है वो थोथला रह जाता है, कहने मतलब खोखला बोल सकते हैं उसको, तने का होलो, खोखला रहना। तो इस प्रकार है वो कमी के लक्षण है, वो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये मेन चीज है वो बताई जा रही है। अब इससे जो कमी के लक्षण से होने वाले रोग है उनकी भी अपन बात करते हैं कि कौन कौन से रोग है वो पौधों में होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो ये है स्टार्वेशन, रोग। जो स्टारवेशन डिजीज है वो खाद्यान्न में है, वो सभी जो खाद्यान्न है उनमें है स्टारवेशन रोग हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, आलू का होलो
अर्थ ये हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि होलोस्टेम डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो यदि वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा होगी तो उसमें क्या है कि जो तना है बीच में से है वो खोखला हो जाएगा और इसकी वानस्पतिक वृद्धि साइड वाली जो वृद्धि है वही वृद्धि होगी और ये बीच का जो मटेरियल है ये नहीं रहेगा, तो अपने को केवल चारे की मात्रा है वो ज्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार ये रोग है। अब इसके बात करते हैं अपन जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए अपन क्या क्या करें। भाई नाइट्रोजन की है तो ये कमी भी हो गई, इसके कार्य भी समझ में आ गए। अब इसकी अपन पूर्ति कैसे करें और इसकी यदि अधिकता हो जाए तो उससे क्या होता है, यदि पौधों में कौन कौन से लक्षण है वो आते हैं। कमी के भी लक्षण है और यदि अपन इसकी अधिकता या अपन अधिक नाइट्रोजन की सप्लाई कर दे तो भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो अपन यदि बात करते हैं कि जो कौन कौन से अपन है पोषक तत्व या कौन कौन से अपन खाद का यूज कर सकते हैं, जो नाइट्रोजन धारी है, नाइट्रोजन धारी उर्वरकों का उपयोग जैसे यूरिया है, डीएपी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा है अमोनियम सल्फेट। तो इस प्रकार है इन उर्वरकों का अपन ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा है कार्बनिक पदार्थों का उपयोग, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग जैसे कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं, जैसे मान लो कि FIM है, फार्मियार्ड मैन्योर है, हरी खाद है ना, इसके अलावा कंपोस्ट है। तो इस प्रकार है इन कार्बनिक जो पदार्थ है इनका भी प्रयोग अपन कर सकते हैं। अब है नाइट्रोजन की अधिकता, है ना, नाइट्रोजन की अधिकता। अब इस अधिकता से क्या क्या होता है इसके बारे में अपन बात करते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता देखो इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ यदि ज्यादा हो जाएगी तो होगा क्या कि जो दाने की मात्रा है उसमें कमी आएगी। किसमें कमी आएगी? वानस्पतिक वृद्धि अधिक, दाने की कमी, है ना। तो वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो किसकी कमी आएगी? दाने की कमी आएगी। इसके अलावा क्या होगा? रोग व कीटों का प्रकोप अधिक, रोग और कीटों का प्रकोप भी अधिक होगा। कैसे होगा कि इसमें क्या होता है कि यदि नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है कि शुगर कंटेंट है वो बढ़ा देती है फसलों में। जो स्टेम है जो तना है उसमें यदि शुगर कंटेंट या मिठास बढ़ा है तो क्या होगा, कीट और बीमारियां हैं उस पर ज्यादा अटैक करेगी। इसलिए ये है कीट और बीमारियां हैं वो ज्यादा अटैक करने की भी संभावनाएं रहती है। और इसके अलावा क्या होता है नाइट्रोजन की जो अधिकता से इसमें क्या होता है कि एक लॉजिंग समस्या है, ये इसको बोलते हैं फसल का गिरना, फसल का गिरना। तो ज्यादातर ये गन्ना वगैरह या जो भी बड़ी फसलें होती है तो इसमें क्या है क्रॉप लॉजिंग की समस्या होती है, फसल का गिरना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि यदि वनस्पति वृद्धि ज्यादा हो जाती है तो ये ब्रेक होने की संभावना ज्यादा रहती है, तना है वो जल्दी से टूट जाता है तो फसल है वो गिर जाती है। तो इस प्रकार है यदि अपन अधिक यदि नाइट्रोजन देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होती है। और अपने को कई बार क्या हो जाता है कि यदि उत्पादन के लिए दाना लेना होता है तो वो दाना है वो अपन नहीं ले पाते हैं और वो वेजिटेटिव ग्रोथ करे और प्लांट केवल वेजिटेटिव ग्रोथ ही कर पाता है। ये हो गया अपना नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन आपको शायद बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस ये भी क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, प्राथमिक पोषक तत्व है। अब ये किस रूप में है वो पौधे हैं वो ग्रहण करते हैं, पहले लिखते हैं किस रूप में करते हैं। तो अपन रूप की बात करते हैं तो ये 3 फॉर्म में पौधों है, ज्यादातर इस फॉर्म में ग्रहण करता है फास्फोरस को H2PO4। इसके बाद में है वो है PO4
2 माइनस, सॉरी H PO4 2 माइनस और उसके बाद में PO4 2 माइनस। तो इस प्रकार से ये तीन फॉर्म है, और ये तीन फॉर्म है वो किस प्रकार है वो काम आता है। यदि pH है वो लोअर है, यदि pH है, यदि 7 है तो ये अवेलेबल ज्यादा होगा, यदि कम है तो ये अवेलेबल होगा, और यदि अधिक है तो ये अवेलेबल पौधों को होगा। तो इस प्रकार है फॉस्फोरस है वो पौधों को इस तीनों फॉर्म में ही उपलब्ध होता है। और फॉस्फोरस को किससे मिलता है, जो एपेटाइट है, जो एपेटाइट है वो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं उनसे है फॉस्फोरस उपलब्ध होता है। यदि अपन एक उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक में कौन कौन से हैं, डीएपी वगैरह है, उनसे भी अपन, या इसके अलावा एसएसपी है, इनसे भी अपन क्या है फॉस्फोरस उपलब्ध करा सकते हैं पौधों को। अब अपन बात करते हैं कार्य, फॉस्फोरस के जो कार्य हैं क्या है, मेन कार्य क्या है, फॉस्फोरस क्या क्या काम करता है। यदि अपन पहले बात करते हैं कि फॉस्फोरस, आपने जब फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, जब पादप कार्य की पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा शायद एटीपी और एडीपी या एनएडीपीएस2 या एनएडीपी, इनका नाम सुना होगा। तो इसमें क्या आ रहा है एटीपी, तो इसमें क्या आ रहा है पी आ रहा है, एडीपी तो इसमें भी क्या आ रहा है पी आ रहा है, एनएडीपीएस2 इसमें भी क्या आ रहा है पी आ रहा है, और एनएडीपी में भी पी आ रहा है। पी का मतलब क्या है, फॉस्फोरस है, मतलब फॉस्फोरस है। यदि उपलब्ध नहीं होता है पौधों को तो क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, और एटीपी जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, ऊर्जा है वो पौधों को नहीं मिलेगी। श्वसन के दौरान जितने ब्रेकडाउन होते हैं और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कार्य नहीं हो पाएगा। तो किसमें काम आते हैं ये, एटीपी और एडीपी के निर्माण में सहायक, इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। समझ गए, इसको क्या है ऊर्जा मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न से वह कौन सा पोषक तत्व है जो एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है। एनर्जी करेंसी, एनर्जी कहां से निकलती है, एटीपी एनएडीपीएस2 में निकलती है। तो वो कैसे बनते हैं, यदि फॉस्फोरस उपलब्ध नहीं होगा तो एटीपी और एडीपी नहीं बन पाएगा, और नहीं बन पाएगा तो ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार है ये जो एटीपी और एनएडीपीएच के निर्माण में भी सहायक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, वो करते हैं जो डीएनए है, डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक, डीएनए व आरएनए के निर्माण में सहायक है। अब डीएनए और आरएनए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेनेटिक मटेरियल है पौधे के लिए। तो इसके बिना है वो पौधा है वो रन ही नहीं कर पाता, या इसके बिना है उसका जीवन चक्र पूर्ण ही नहीं हो पाता है। तो इसके कारण से जो डीएनए और आरएनए बनाते हैं, तो इसके कारण से इसको क्या कहा जाता है, पौधों की जीवन पूंजी, इसको क्या कहते हैं, पौधों की जीवन पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, पौधों की जीवन पूंजी भी कहा जाता है, कि लाइफ ऑफ प्लांट भी कहा जाता है जो फॉस्फोरस को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ही बताई जा रही है, फालतू की कोई चीज है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही है। अब उसके अलावा और क्या बात जो है काम करता है, देखो अपने जब बात कर रहे थे वनस्पति वृद्धि की, नाइट्रोजन में अपने की है कि वो क्या करते हैं, वनस्पति वृद्धि करते हैं। कहने का मतलब जो जड़ है उससे जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी वृद्धि ज्यादा होती है, जड़ से ऊपर वाले पार्ट की वृद्धि ज्यादा होती है, तो जो जड़ है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये फॉस्फोरस क्या करता है, जड़ वृद्धि में सहायक, किसके लिए, जड़ वृद्धि में सहायक। तो इस प्रकार है जड़ों की वृद्धि में भी क्या है, फॉस्फोरस है, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, फॉस्फोरस है उसको ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, और की ऑफ लाइफ ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, जीवन पूंजी भी कहा जाता है, और जड़ वृद्धि में भी सहायक है। इसके अलावा क्या काम करता है भाई फॉस्फोरस, इसके अलावा क्या करता है, दानों के
निर्माण मेसाइक, भाई जो दानों का निर्माण है उससे तो क्या है, वनस्पति वृद्धि होगी और दाना बनाने में जो फॉस्फोरस है वो बहुत ही उपयोगी होगा। एन और पी का जो मेंटेनेंस है वो फॉस्फोरस ही करता है। अब इसके अलावा और क्या है, फॉस्फोरस के कार्य हो गए, अब इसकी कमी के लक्षण, कमी के लक्षण है ना। जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो कहां से होते हैं, और आपको पहले भी बताया है कि जो आयन, पीके, एमजीएमओ के लक्षण कहां से होंगे, नीचे वाली पत्तियों पर। तो नीचे वाली पत्तियों पर किस किस के होंगे, पीके भी होंगे। लेकिन जो एन के लक्षण क्या थे कि वी आकार का है वो पीलापन शो होता है, वी आकार का जो पीलापन है वो शो होता है किसमें, एन में। तो इसमें पी में क्या होता है, पत्तियां तो वही है, लेकिन पी के लक्षण कैसे अपन शो करें या पी के लक्षण अपन को कैसे पता चले कि फास्फोरस की कमी है। इसमें क्या करते हैं, पी से क्या चालू होता है, पर्पल, पी से क्या चालू होता है, पर्पल। पर्पल कलर क्या है, बैंगनी रंग है ना, बैंगनी रंग। तो ये क्या होता है कि ये किनारों से ऐसे होते हुए इससे जो किनारे हैं या टिप है इसका कैसा कलर हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इस पौधे में है किसकी कमी है, फास्फोरस की कमी है। पत्तियों के किनारों का बैंगनी रंग। देखो एक चीज और है इसमें है ना, एक और सहायक है कार्य की अपन बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पोषक तत्व है वो सूखा सहन करने की पत्ती है, वो प्रतिरोधी है। कहने का मतलब जो पौधे हैं यदि फास्फोरस की उपलब्धता है तो वो पौधा है वो सूखे में भी सहनशील है। तो सूखा, सूखा, सूखे के प्रति प्रतिरोधी, सूखे की जो पत्ती है उसके प्रति प्रतिरोधी है। वो कौन सा पोषक तत्व उत्पन्न करता है, फास्फोरस करता है। तो इस प्रकार कमी के लक्षण है पत्तियों के किनारों पर, किनारों का बैंगनी रंग का होना। ठीक है, तो इस प्रकार है ये किनारे हैं ये किस रंग के हो जाते हैं, बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इतना ही है, आपको ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको इतना ही ध्यान रखना है बस। पी यानी पर्पल, और पर्पल का मतलब हिंदी में जानते होंगे बैंगनी रंग। तो ये बैंगनी रंग होने से क्या होता है कि जो फास्फोरस है वो जो बैंगनी रंग होने का मतलब ये है कि जो इसमें पौधे में है वो फास्फोरस की कमी है। अब इसके अलावा अपन कमी के लक्षण की बात करते हैं। तो नीचे वाली पत्तियों पर तो है ही वो है ना, जो पहले भी बताए, नीचे या पुरानी वाली पत्तियों पर। ठीक है, तो इस प्रकार है वो कमी के लक्षण है, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं तो वो क्या करते हैं किसकी, जो अपन इसके अलावा फास्फोरस की जो कार्य है, फास्फोरस है वो किससे उपलब्ध होता है, कौन कौन से आयन है, इसके अलावा उसको क्या क्या कहते हैं और इसकी कमी के लक्षण क्या है, ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक इससे पहले अपन है वो, या इसके बाद में अपन बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की। जो अपन यदि के को पूरा करके और ये प्राथमिक पोषक तत्वों के अलावा फिर नाइट्रोजन साइकिल है वो थोड़ी बीच में रह गई, तो उसको अपन लास्ट में कंप्लीट करेंगे। अब अपन बात करते हैं वो करते हैं पोटास की या पोटेशियम। ठीक है, ये आलू वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये फास्फोरस। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है पोटास या पोटेशियम है ना, इसकी बात करते हैं अपन। तो ये है वो कहां से मिलता है क्या है, तो ये है किस फॉर्म में जो है वो पौधे लेते हैं, इसको K+ के रूप में लेते हैं। ठीक है, और ये मिलता कहां से, ये मिलता है फेल्सपार, फेल्सपार व माइका। तो इनसे उपलब्ध होता है ज्यादातर फेल्सपार। ठीक है, तो ये है गया कि ये जो आयनिक रूप है जिसे पौधा लेता है, और ये है कि किस चट्टान से या किस अपघटन से मिलता है, तो ये फेल्सपार और माइका के अपघटन से मिलता है। अब इसके बाद में अपन लिखते हैं पोटास के कार्य। यदि अपन कार्य की बात करते हैं तो पोटास के क्या क्या कार्य हैं,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है कहीं तो इसके। अब इसमें जो पहला अपन यदि बात करते हैं, स्टोमेटा का जो नाम सुना है वो आपने, रंध्र का खुलना और बंद होना, है ना, वो आपने जो फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो जैसे मान लो कि ये रंध्र है, तो इनको जैसे जैसे इस प्रकार है, वो आप रंध्र देखते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे ये रंध्र है और इसमें ये सेल्स होती है जिसको अपन गार्ड सेल्स बोलते हैं, गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स होती है ना, तो इनको जो खोलना और बंद करने का या इसको कंट्रोलिंग का सिस्टम होता है, ये पोटास का होता है। इसका सिस्टम होता है ये पोटास जो एलिमेंट है वो ये काम करता है। तो क्या है, रंध्रों का खुलना व बंद होना को नियंत्रित करता है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वह कौन सा निम्न से पोषक तत्व है जो पौधे के रंध्रों को या पत्तियों के जो रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करता है, तो वह कौन सा है, पोटास है। इसलिए इसको क्या कहेंगे भाई, कम से कम अपन यदि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो जो वो हैंड है वो अप करता है या जो भी साइड से इंडिकेशन देता है, तब है वो गाड़ियां है वो पास होती है। तो इस प्रकार है कि कौन सी किसको जाने देगा, वो किसको नहीं जाने देगा, वो उस पर डिपेंड है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है ना, ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कार्य करता है ना, की तरह कार्य करता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा पोषक तत्व है जो ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह कार्य करता है, तो वो कौन सा है, पोटेशियम, पोटास की बात करते हैं। अब इसके अलावा और क्या काम करता है भाई, इसके अलावा है वो पोटास है। पहला तो ये है स्टोमेटा जो रंध्रों को खोलना और बंद करने का काम भी करता है। इसके अलावा क्या काम करता है, जब स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है, स्ट्रेस का मतलब दबाव या तनाव, कहने का मतलब यदि कहीं भी कोई भी चीज की कमी हो जाती है, जैसे मान लो कि ज्यादा लवणीय मृदा का होना, पानी की कमी होना, पानी की अधिकता होना पौधे में, पौधे की जड़ों पर, तो इस प्रकार का कोई भी दबाव आता है, मान लो कि पानी की कमी है, सूखा है, अब पौधे में टेंशन हो गई कि पानी है वो उपलब्ध नहीं है, तो वो दबाव आ गया, वो तनाव आ गया, वो टेंशन आ गई। तो उस टेंशन की स्थिति में पोटास है वो बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। वो क्या करता है कि जो स्टोमेटा है जो ओपन है, इनको क्या है, क्लोज कर देता है। ठीक है, तो इसको क्लोजिंग करके और फिर क्या करता है कि जो ट्रांसपिरेशन हो रहा था, वाष्पोत्सर्जन हो रहा था, तो उस पानी को अपने अंदर है वो सेव कर लेता है और वो कई दिनों तक है वो अपना जीवन चक्र पौधा चला सकता है। तो इस प्रकार क्या करता है ये जो एक मिनट, सॉरी एक मिनट मार्क। हाँ, अब अपन बात कर रहे थे किसकी को, ये क्या है कि जो तनाव की स्थिति में है वो एक तरह का क्या है, तनाव रिमूव करने का भी कार्य करता है। तो ये क्या काम करता है कि जो सूखा या सूखे की स्थिति में सूखा सहन, सूखा प्रतिरोधकता में वृद्धि। यदि सूखे की प्रतिरोधकता है तो उसके समय क्या है कि यदि सूखा है तो उसमें प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेस अवॉइडर भी कहा जाता है। इसको स्ट्रेस अवॉइडर, स्ट्रेस अवॉइडर मतलब तनाव को रिमूव करने वाला पोषक तत्व भी कहा जाता है किसको,
पोटेशियम को, ये ध्यान रखना, पोटास को। अब इसके अलावा और क्या है इसका कार्य, यदि अपन कार्य की और बात करते हैं तो इसका और इम्पोर्टेंट एक कार्य और है कि इसको क्या है, हिडन हैंगर भी कहा जाता है। हिडन हैंगर किस लिए कहते हैं इस पोषक तत्व को, क्योंकि ये क्या है, छुपी हुई भूख बोलते हैं इसको हिंदी में, छुपी हुई भूख। तो इसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व है इसके लक्षण क्या है, जो पोटेशियम है, जो पोषक तत्व है इसके लक्षण है ना, वो कई दिनों तक दिखाई नहीं, मतलब कमी होने पे कई दिनों तक दिखाई नहीं देते, इसलिए इसको क्या है, हिडन हैंगर कहा जाता है, छुपी हुई भूख। फिर उसके बाद में एकदम से इसके लक्षण प्रकट होते हैं, तो इस प्रकार इसको हिडन हैंगर भी कहा जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये चीजें वो ही बताई गई है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या है कि जो स्टार्च है, स्टार्च के निर्माण में सहायक, अब स्टार्च में कौन कौन सी है, जैसे मान लो आलू है। इसके अलावा स्टार्च के अलावा ये क्या काम करता है कि जो बर्निंग एबिलिटी है, जो अपन कोई भी तंबाकू वगैरह या किसी भी चीज को अपन स्टोरेज करते हैं या उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए है, वो पोटास का प्रयोग करते हैं। तो तंबाकू है या सोलेनेसी जो भी कुल की है, सोलेनेसी कुल में है, वो पोटेशियम है, वो अति आवश्यक है ना। तो इस प्रकार है इसके कार्य हुए। अब इसकी कमी के लक्षण की बात करते हैं हम, कमी के लक्षण। तो इसकी कमी के लक्षण है वो कहाँ दिखाई देंगे, जब अपन ने डायग्राम है वो लीफ का पहले भी बनाया है, और उसमें ये बताया है कि जो NPKMgO के लक्षण है वो नीचे वाली पत्तियों पर दिखाई देते हैं, लेकिन इसके लक्षण है वो किस प्रकार दिखाई देंगे। आपको बताया कि N के लक्षण है ये V आकार का, यहाँ पीलापन आ जाएगा इजीलिए। इसके बाद में आपने को बताया था कि फॉस्फोरस के क्या लक्षण थे, P यानी पर्पल है ना, फॉस्फोरस की जो ये किनारे हैं ये क्या है, पर्पल हो जाएगी इसके कमी के लक्षण से। अब जो पोटास या पोटेशियम की बात करते हैं तो इसकी कमी के लक्षण है वो नीचे वाली पत्तियों पे किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो इसकी कमी के लक्षण है वो है कि इसमें क्या होता है कि पत्तियां हैं वो कट फट जाती है, के यानी कटना है ना, के किससे बना हुआ है, कटफट से है ना। तो इस प्रकार है पत्तियां का कटफट जाना किसके कारण से होता है, पोटेशियम या पोटास की कमी से। तो इसमें क्या आएगा, नीचे वाली या पुरानी है ना, नीचे वाली या पुरानी, इनको रिपीट करते रहना, ये ध्यान रखना। कई बार है नीचे वाली में कंफ्यूज हो जाते हैं, पुरानी पत्तियों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुरानी कौन सी है और नीचे वाली कौन सी है या नहीं, या ऊपर वाली कौन सी पत्तियां हैं। तो इन पुरानी पत्तियों का कटफट जाना, तो ये बहुत ही मतलब बाद में दिखाई देता है, इसीलिए इसको हिडन हैंगर कहा जाता है कि छुपी हुई भूख कहीं, क्योंकि इस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है वो कई दिनों बाद में शो होते हैं। तो ये कमी के लक्षण है वो नीचे वाली पत्तियों का या नीचे या पुरानी पत्तियों का कटफट जाना। तो इस प्रकार है इसकी कमी के लक्षण है वो इजीली है, बस इतना ही याद करना आपको। नीचे वाली जो पत्तियां हैं या पुरानी पत्तियां हैं इसका कटफट जाना किस पोषक तत्व की कमी से होता है, वो है पोटास या पोटेशियम। तो इस प्रकार है वो पोटास और पोटेशियम की जो कमी है, कार्य है और इसके लक्षण है वो शो हो गए। अब इसके अलावा है वो जो इनके जो पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग हैं, तो वो एक बार स्लाइड के फॉर्म में अपन डिटेल से बाद में बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं अपने जो नाइट्रोजन में है वो कुछ है वो कुछ पार्ट है वो रह गया था, वो पार्ट है जो नाइट्रोजन साइकिल की बात करते हैं अपन, नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं। तो देखो जो नाइट्रोजन चक्र में जो नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है और अमीनिफिकेशन होता है, तो उनके बारे में अपन देखते हैं। पहले क्या होता है कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर क्या है कि मृदा में पड़ा है। उसके बाद में क्या होगा कि इससे जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें कई पॉलीपेप्टाइड, इससे क्या होगा अमीनो अम्ल बनेंगे, अमीनो अम्ल, इससे क्या होगा प्रोटीन बनेगी, सॉरी डायरेक्ट अमीनो अम्ल से प्रोटीन ना होकर के, और इससे बनेगी अमोनिया, अमोनिया और अमोनिया से बनेगी वो है नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या बनेगा नाइट्रोजन।
नाइट्रेट। अब इससे क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन, इस प्रकार है ये नाइट्रोजन साइकिल रहेगी। जो ज्यादा कुछ इसमें घूमना फिरना कुछ नहीं है, वो इजीली है। यहाँ क्या होगा कि कार्बनिक पदार्थ अपनी मृदा में है, उसका डिकम्पोजिशन होगा और उससे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बन करके और अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। और ये क्या होता है, खनिजीकरण की प्रथम अवस्था है, इसको बोलते हैं खनिजीकरण की प्रथम अवस्था। अब ये क्या होता है कि यहां से ये पोर्शन बनता है, इसको बोलते हैं अमीनिफिकेशन। और इस अमीनिफिकेशन से ये अमोनिया बनता है, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कौन सा पार्ट है, किसमें चेंज हो रहा है, किससे क्या बन रहा है। तो अब इसके अलावा जो यहां से लेकर के और ये वाला पार्ट बन रहा है, इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। अब ये नाइट्रिफिकेशन के लिए कौन कौन सी अवस्थाएं चाहिए होती है, कौन कौन सा पीएच चाहिए होता है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। यहाँ पे क्या है, 30 से लेकर यदि 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा तो क्या होगा कि ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है ये इजीली रन हो पाएगी। इसके अलावा यहाँ पे पीएच है वो है 5.5 से 6.5 के बीच रहेगा, तो ये है इसकी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है वो इजीली शो हो पाएगी। ये ध्यान में रखना, ये NO2 माइनस है, ये NO3 माइनस है। और ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि नाइट्रोजन का लॉस होना, मतलब नाइट्रोजन का वातावरण में निकलना, नाइट्रोजन की हानि बोल सकते हैं इसको। ये क्या है, वापस वातावरण में रिलीज हो जाती है। और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया काम करते हैं या सूक्ष्म जीव है वो काम करते हैं, तो उन बैक्टीरिया का नाम है वो एक बार बता देते हैं क्योंकि वो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में बनता है ये है नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोसोमोनास है। और इसके अलावा ये नाइट्रोसोमोनास नहीं है, नाइट्रोसोमोनास यहाँ काम आएगा, नाइट्रोसोमोनास। इसके अलावा यहाँ पे आएगा नाइट्रोबैक्टर। अब ये क्वेश्चन है ना, अपने को इतना तो ध्यान रखता है कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर दो बैक्टीरिया काम आते हैं, लेकिन कौन सा किसको चेंज करता है, तो इसकी एक ट्रिक है। जो बाद का जो पोर्शन बनता है वो नाइट्रोबैक्टर है। बैक्टर में क्या लगा हुआ है, वह लिखा हुआ है, इसका मतलब जो बाद का जो पोर्शन बना हुआ लास्ट वाला वो कौन किससे बनता है, नाइट्रोबैक्टर सूक्ष्म जीव जो है उससे बनता है, जो बैक्टीरिया उससे बनता है। अब डीनाइट्रिफिकेशन के लिए यहाँ क्या होता है कि जो बेसिलस है, बेसिलस या जो सूडोमोनास है, सूडोमोनास जो बैक्टीरिया होते हैं, तो ये इन बैक्टीरिया से क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है। और ये डीनाइट्रिफिकेशन होकर के और जो नाइट्रोजन का लॉस है वो वातावरण में हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, जो मेन चीज है वो आपको बता दी गई है। तो इस प्रकार है, इसको यदि अपन ये खनिजीकरण की प्रथम अवस्था है, तो इसके अलावा ये क्या है कि यहाँ अमोनिया से चालू होती है खनिजीकरण की द्वितीय प्रोसेस या द्वितीय अवस्था बोलते हैं इसको। अब यहाँ क्या होता है कि डीनाइट्रिफिकेशन होता है, किस किस कारणों से होता है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि नाइट्रोजन में वह कौन सा पार्ट है या वह कौन सा भाग है जिसे सर्वाधिक नाइट्रोजन का नुकसान होता है, वो है डीनाइट्रिफिकेशन। तो डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि यदि O2 की कमी है, ऑक्सीजन की यदि कमी है, तो यहाँ क्या होगा, ये बैक्टीरिया है जो अवायवीय बैक्टीरिया है, ये इनके कारण से क्या होगी, वातावरण में है वो नाइट्रोजन का लॉस हो जाएगा। साधारणतः यदि अपन बात करते हैं धान वगैरह, तो धान में क्या होता है, पानी है वो भरा रहता है जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन का लॉस होता है। तो इस प्रकार ये अपनी जो नाइट्रोजन साइकिल है जो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार जो प्राथमिक पोषक तत्व है इनकी डिटेल अपन ने जो अच्छी तरह है वो कवर कर ली है। अब आगे अपन बात करेंगे वो द्वितीय पोषक तत्व है और जो लघु पोषक तत्व है उनके बारे में बात करेंगे। ये शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस जो भी बीच बीच में आपको रिपीट भी करा रहे हैं, और जो मेन चीज है वो आपको बताई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। ओके।
इस तरीके से जो अपना जो आगे वीडियो आएगा तो उस वीडियो में अपन किसकी चर्चा करेंगे, वीडियो में अपन बात करेंगे, वो करेंगे जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं उनकी कमी के लक्षण, और जो लघु पोषक तत्व हैं उनकी कमी के लक्षण। और इसके अलावा जो ये अपना जो चैप्टर रहेगा पोषक तत्वों का ये कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में आपको जो एक स्लाइड के रूप में बताया जाएगा उसमें सारे जितने भी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग हैं तो उनको अपन डिटेल के फॉर्म में या एक स्लाइड के फॉर्म में आपको बता देंगे, ताकि वो एक जगह रहेंगे। क्योंकि आपको अलग अलग ये बताते हैं तो आप क्या है जो रोग है वो याद करने में है वो आसानी नहीं रहती है, और जो एक जगह रहता है तो इसलिए वो मैटर एक जगह होने से इजीली है वो याद रहेगा आपको। तो ये कंप्लीट जो पोषक तत्वों का चैप्टर रहेगा जो अपनी स्लाइड में अगले वाले में कंप्लीट हो जाएगा जो वीडियो में। और आगे अपन बात करेंगे वो मौसम और जलवायु से रिलेटेड है, वो उस वीडियो की बात करेंगे। और आप है इस वीडियो से बने रहे ताकि क्या है कि आपको रेगुलर है वो एग्रीकल्चर है वो उपलब्ध हो सके। और आप है वो यदि बीच बीच में यदि ब्रेक देते रहोगे, आप है उत्साह नहीं बढ़ाओगे तो इसमें क्या होगा कि रेगुलर है वो वीडियो नहीं बन पाएंगे। और रेगुलर वीडियो आप देखते रहिए ताकि है आपको हमें एग्रीकल्चर का मैटर है वो कंप्लीट है वो सिलेबस के फॉर्म में आपके पास पहुंचा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।